24 नवंबर 2009 जॉन जोन्स एक मेडिकल स्टूडेंट और एक फैमिली मैन अपने प्रेग्नेंट वाइफ और अपनी बेटी के साथ यूटा में हॉलीडेज़ के लिए 10 और दोस्त और फैमिली मेम्बर्स के साथ छुट्टियों पे चला गया। उन लोगों ने एक ट्रिप प्लान की थी जो थी नटी पटी केव सॉल्ट लेक सिटी में। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जल्द ही उनकी ये छोटी सी ट्रिप हिस्ट्री के सबसे बड़े केव एक्सप्लोरेशन डेथ की जिम्मेदार होने वाली थी और नटी पटी केव के सील्ड होने की वजह भी यही होगी। He freed at some point in time today? Freed is a relative term, Shauna. He was pulled back a little bit to a more comfortable position where he was in more of a horizontal position. But now, a piece of equipment broke at that time. He has since slid back into that original position with his head down. स्टोरी है नटी पटी केव की, जो बहुत ही पॉपुलर है पूरी दुनिया की केव एक्सप्लोरेशन ग्रुप्स में। मैं ऑलरेडी एक वार्निंग दे रहा हूँ कि ये स्टोरी बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक होने वाली है। अगर आपको क्लॉस्ट्रोफोबिया है या ऐसी कहानियों से तकलीफ़ होती है तो प्लीज़ इस वीडियो को बंद करके अभी चले जाएं। 1960s में ढूंढी गई ये केव्स बहुत ही जल्दी पॉपुलर हो चुकी थी उसकी स्लिपरी और नैरो पैसेज वेज और टर्न्स की वजह से। ये पैसेज वेज इतने छोटे हुए करते थे कि उनकी विड्थ सिर्फ 30 इंचेस वाइड हुआ करती थी। ये केव बिगनर्स एक्सप्लोरेशन के लिए पॉपुलर हो गई थी, जहां 5 to 25,000 विजिटर्स हर साल इस केव को एक्सप्लोर करने आया करते थे। ऐसे ही बहुत सारे हाई प्रोफाइल रेस्क्यू मिशंस के बाद नटी पटी केव 1999 to 1994 में क्वेश्चंस में आने लगा। ये सारे रेस्क्यू मिशंस इस बात के थे कि बहुत सारे लोग इन छोटे छोटे नैरो पैसेज वेज में अटक जाया करते थे। एक तो केस ऐसा भी था कि एक आदमी 7 घंटों के लिए एक पैसेज वेज में अटका रहा। ऐसे ही कुछ मीटर्स दूर जहां जॉन जोन्स अटकने वाला था, वही एक टीनेजर एक पूरी रात अटक गई थी अपसाइड डाउन, यानी उल्टा पूरी रात। ऐसे ही बहुत सारे लोग अटक रहे थे। तो 2006 में यूएस गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि नटी पटी केव को इनएक्सेसिबल किया जाए, बट वहाँ के लोकल्स कहाँ मानने वाले थे। दुनिया भर के केव एक्सप्लोरर्स बिगिनर्स सब प्रोटेस्ट पे उतर आए लोकल अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट। लोकल अथॉरिटीज़ बोल रहे थे कि उस केव को हमेशा के लिए बंद किया जाए क्योंकि वो एक टिक टिक करते हुए बम से कुछ कम नहीं है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो किसी की जान भी जा सकती है। लेकिन लोकल ग्रुप्स कहाँ मानने वाले थे। उनका कहना था कि लोगों की सेफ्टी आप उनके हाल पे छोड़ दो। ये बहुत अनफेयर होगा कि नटी पटी केव जैसे केव को आप शट डाउन कर दे दुनिया भर के बिगनर्स के लिए। उस टाइम्स के न्यूज़पेपर्स में और जो लेटर्स अथॉरिटीज़ को लिखे गए थे उसमें साफ साफ पता चल रहा था कि लोकल्स कितने पैशनेट है उस केव को लेकर। एक लेटर यूटा के सबसे पुराने न्यूज़पेपर में भी था विच स्टेटेड, हम अब थक गए हैं। गवर्नमेंट हर बार डिसाइड करता है कि हमारे लिए क्या ठीक है और क्या नहीं। नटी पटी केव मेरे लिए बहुत फन स्पॉट था। मैं दिल से चाहता हूँ कि कोई मुझे आकर बताए कि नटी पटी केव में किसकी जान गई है या कौन अटका है वहाँ पे, क्योंकि मैंने तो आज तक एक भी ऐसी न्यूज़ नहीं सुनी। हम अमेरिकन्स हमारे लिए क्या बेस्ट है वो हम डिसाइड कर सकते हैं, ना कि गवर्नमेंट हमारे लिए। ये कहना था वहाँ के लोकल्स का। 2007 सितंबर में इस वॉर में लोकल्स और अथॉरिटीज़ की वॉर में फुल स्टॉप लग गया जब अथॉरिटीज़ ने डिसाइड किया कि एक परमानेंट मैनेजमेंट लाया जाए उस केव को संभालने के लिए। ये एक लास्ट अटेम्प्ट होता उन अथॉरिटीज़ का उस केव को बंद होने से और कम्प्लीटली शट डाउन होने से बचाने के लिए। और आखिर में 2009 मार्च में फाइनली फिर से नटी पटी केव को रीओपन किया गया और जो नया मैनेजमेंट सिस्टम था उन्होंने नया प्लान इन्फोर्स किया था सेफ्टी के रिगार्डिंग कि विजिट के 21 डेज पहले ही उन्हें परमिट लेना होगा और खुद की सेफ्टी के लिए मिनिमम 2 जने होना ही चाहिए और वो 2 जन एक्सपीरियंस्ड भी होने चाहिए। और ऐसे ही शुरू होती है हमारी कहानी।
26 साल का जॉन जोन्स और उसके 23 साल का भाई जॉश जोन्स और नादर 9 फ्रेंड्स एंड फैमिली में से लोग नटी पटी केव सिस्टम्स को विजिट करते हैं 24 नवंबर 2009 में। उनका ग्रुप रात 8 बजे केव्स की तरफ पहुंचा। तब जॉन जोन्स और जॉश जोन्स पूरे कॉन्फिडेंट थे। सच तो ये बात थी कि जॉन और जॉश ने कभी नटी पटी केव को कभी विजिट ही नहीं किया था। इनफैक्ट वो अपने चाइल्डहुड से यूटास के केव एक्सप्लोर करते हुए आए थे और जॉन ने तो अपने पापा के फाउंडेड टीम के लिए रेस्क्यू प्ले को एक्ट भी किया था। जब उन्होंने एक्सप्लोरेशन शुरू किया पहले घंटे सब कुछ ठीक चल रहा था। उनके ग्रुप ने केव के सबसे बड़े पार्ट में पहुंच गए थे जिसका नाम था द बिग पॉइंट। ऐसे ही दोस्तों में चैलेंज लगा कि कौन सबसे फर्दर केव पॉइंट को एक्सप्लोर करेगा। केव का फर्दर पॉइंट इट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट टू एक्सप्लोर, जिस पार्ट का नाम था द बर्थ कैनाल। ये केव का पार्ट इतना टाइट था कि कुछ ही लोग इसे एक्सेस कर पाते थे और बर्थ कैनाल जो था वो एक पैसेज वे में ओपन अप होता था, एक छोटे से केव या छोटे से रूम कह लो। उसमें प्रीवियसली बहुत सारे लोग यहीं पे फंस जाया करते थे। जॉन जो एक फिट हेल्दी और ऑलमोस्ट एक स्किनी फैट सा लड़का था और वो बिल्कुल वरीड नहीं था उस पैसेज वे में जाने के लिए। अपने ब्रदर जॉश को पीछे लेकर, पीछे मतलब उसके बिहाइंड जॉश था और वो आगे चलने लगा। जॉन अपने पेट के बल लेट कर उस नैरो पैसेज वे में व्रिगल कर आगे बढ़ने लगा और उसे लगा कि वो बर्थ कनाल जस्ट एंटर करने ही वाला है। लेकिन जॉन ने अनजाने में एक रॉन्ग टर्न ले लिया था। जो रॉन्ग टर्न एक ऐसे पैसेज वे में जाता है जिसे कहते हैं कॉर्कस्क्रू, एक ऐसी जगह जहां छोटे और द मोस्ट फ्लेक्सिबल लोग ही उसे पास कर पाते थे। और जॉन जब उसी पैसेज वे में आगे बढ़ने लगा तो वो जगह नैरो और टाइटर होना शुरू हो गई थी। जब जॉन मुड़कर अपने पीछे देखना चाहा तो वो मुड़कर अपने पीछे भी नहीं देख पा रहा था। जब उसे सामने एक छोटी सी ओपनिंग दिखती है, उसे लगता है कि उसके बाद वो जो स्मॉल ओपनिंग मैंने बताई थी, स्मॉल रूम, वो आ जाएगा। तो जॉन वही अपने माइंड में लेकर आगे बढ़ता रहा कि वो इस नैरो पैसेज वे से बाहर निकल जाएगा। अनफॉर्चुनेटली यही वो पैसेज वे था जहां जॉन अटक जाता है और चीज़ें और बुरी होती जाती है कि जॉन पूरी तरह से लगा हुआ था कि वो किसी तरह उस एरिया से व्रिगल करके आगे बढ़ पाए, लेकिन वो फंसता चला गया था। प्रॉब्लम यही खत्म नहीं होती है। जॉन अपने स्टमक पे व्रिगल कर रहा था, मतलब उसका हेड, मतलब वो केव के अंदर हेड फर्स्ट घुसा था जहां 10 बाय 18 इंच के होल में वो फंसा हुआ था। और आगे जाते ही एक फिशर यानी एक स्प्लिटिंग रॉक या दो इसके बीच में, वहां वो जहां से वो सीधा ड्रॉप डाउन हो जाता है और वहां जॉन जाके अटक गया। जॉन उस फिशर में जाने के लिए खुद के चेस्ट को, मतलब ऐसे हम करते हैं ना, अंदर लेकर एक रॉक के पीस से बचकर अंदर जाने की कोशिश में वो वहां जाके अटक गया। इसका मतलब ये था जब जॉन फिर से सांस लेगा उसका चेस्ट एक्सपांड होगा उस छोटे से ओपनिंग में जो इतना बड़ा था, एक फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन जितना। जॉन ने बहुत कोशिश की उस फिशर से जहां वो अपसाइड डाउन अटका हुआ था वहां से आगे बढ़ने की या पीछे निकलने की, लेकिन वो बुरी तरह से अटक गया था। तो उसने अपने भाई का नाम चिल्लाना शुरू कर दिया। जब जॉश अपने भाई को ढूंढते ढूंढते उसकी आवाज़ सुनते पीछे से आता है उस जगह, तो वो देखता है कि जॉन तो अटक गया है और वो सोचता है कि ये एक बड़ी सिली स्टोरी होगी, बाद में शाम में सब हम जब बैठेंगे तब सुनाने में। लेकिन जब वो उस पर्टिकुलर सिचुएशन को ध्यान से देखता है, समझता है, तो उसे पता चलता है कि ये सिचुएशन जैसी लग रही है वैसी है नहीं। जॉन वॉज एक्चुअली स्टक। इसके बाद जॉन का पैर खींच के उसको
बहुत कोशिश करता है कि वो अपने भाई को उस सिचुएशन से निकाल पाए, लेकिन ये जो कोशिशें थी ये जॉन की हेल्प करने की बजाय उसे और वर्स बना रही थी। जॉन अब कंप्लीटली अपसाइड डाउन हो चुका था और उसके हाथ उसके साइड में पिंड थे, जहां वो ना आगे बढ़ पाता ना पीछे हो पाता। इस मोमेंट पे दोनों भाइयों को पता चल गया था कि उन्हें मदद की ज़रूरत है। तो जॉश जल्दी से बाहर निकलता है ग्रुप को लेकर, बस एक दोस्त को अपने भाई जॉन के पास रुकने के लिए बोल के वो जल्दी से उस केव सिस्टम से निकलकर पास ही के हिल के पास आ जाता है हेल्प लेने के लिए। वहाँ जाकर वो 911 डायल करता है, अमेरिका का हेल्पलाइन नंबर, और वो करने के बाद वो हेल्प लेने में कामयाब हो जाता है, लेकिन हेल्प आने में टाइम थी। तब तक जॉश अपने भाई जॉन के पास चला जाता है। हेल्प आने में 3 घंटे से ज़्यादा का टाइम हो जाता है। इस टाइम पीरियड में जॉन अपने हैंड्स पिन्ड उस केव में अपसाइड डाउन अटका हुआ था। लगभग 12:30 सुबह फर्स्ट रेस्क्यूअर वहां आ जाती है, जिसका नाम सूजी मटोला था, जो एक रेस्क्यू वॉलेंटियर थी। जब सूजी एक्चुअली जॉन को देखती है पीछे से, उसे रियलाइज होता है कि ये सिचुएशन बहुत बदतर है। उसने सोचा था, उसे पता था उसे जॉन को काम रखना ही पड़ेगा, तो उसने पहले उसको जाके ग्रीट किया और उसने जॉन से बोला कि विद इन नो टाइम तुम यहाँ से बाहर होगे अपने बीवी बच्चों और दोस्तों के साथ, तुम टेंशन मत लो। तभी जॉन ने कहा, हाय सूजी, मुझे बहुत बहुत तकलीफ हो रही है, मैं जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहता हूँ। सूजी ने एब्सोल्युटली सब कुछ ट्राई कर लिया था जॉन को बाहर निकालने के लिए। उसने उसके जीन्स को भी फाड़ दिया था कि थोड़ी पैरों की तरफ रूम बन सके जॉन को, और वो जॉन को खींच पाए अच्छे से, लेकिन नथिंग वर्कड। 2 घंटे की लगातार कोशिशों के साथ सूजी भी थक गई थी। ना चाहते हुए भी उसे केव से बाहर आना पड़ा। उसके बाहर आने के बाद जहां जॉन की बीवी, उसकी बच्ची और उनके साथ 30 रेस्क्यूअर्स भी बाहर मौजूद थे। वो एक ऐसी सिचुएशन थी कि जहां बहुत टेंस और बहुत काम रहना था सब लोगों को। उन रेस्क्यूअर्स ने, उन टीम्स ने बैठकर सब कुछ डिस्कस कर लिया था, जॉन के पैरों को तोड़ने से लेकर केव के वॉल्स को ल्यूब्रिकेट करने तक। लेकिन वो लोग एक ही डिसीजन पे आगे पहुंच गए, जहां रोप्स और पुलिस के सिस्टम से वो जॉन को बाहर निकालने का प्लान कर रहे थे। लेग्स को फर्स्ट बांध के ये पुलिस सिस्टम ऐसा बनाने वाला था जहां रॉक्स को ड्रिल करके जॉन के लेग्स के आसपास थोड़ी रूम क्रिएट हो सके, थोड़ा स्पेस बन सके और वो जल्दी से बाहर आ सके। तो रेस्क्यू टीम सारा इक्विपमेंट लेके जॉन के लेग्स के पास पहुंच जाती है उस केव में, लेकिन जल्द ही वो लोग प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं। जो उन्होंने सोचा था कि वो ड्रिल करेंगे रॉक्स में, वो ड्रिल कर रहे होते हैं कि वो ड्रिल ठीक से नहीं हो पाता है, क्योंकि वो लेटे हुए थे और ड्रिल करना मुश्किल हो रहा था उस नैरो पैसेज में, और वो रॉक के पीसेस जल्दी से बाहर भी नहीं आ रहे थे। और जब वो ड्रिल करने की कोशिश कर रहे थे तो रॉक्स जॉन के मुंह के ऊपर भी गिर रहे थे उसके सामने से। तो सेफ्टी को ध्यान रखते हुए उन्होंने ये प्लान भी ड्रॉप कर दिया। सरफेस पे हंड्रेड्स ऑफ रेस्क्यूअर्स आ चुके थे जॉन की मदद करने के लिए। जॉन 700 फीट अंदर, सरफेस से अंदर अटका हुआ था नटीपटी केव में। चीज़ें बहुत स्लोली हो रही थी, क्योंकि किसी को भी जहाँ जॉन के पास पहुँचना था तो ऑलमोस्ट 1 घंटा लग जाता था सरफेस से, कि गेयर को भी वहाँ तक पहुँचाना था तो उसे भी 1 घंटा लग जाता था। तो चीज़ों को बड़ा टाइम लग रहा था। और जहाँ बात आती थी जॉन तक पहुँचने की, सिर्फ एक ही आदमी एट अ टाइम नीचे या बाहर निकल पा रहा था। जब रेस्क्यूअर्स ने सरफेस में मौजूद ऑन साइट ट्रॉमा सर्जन डर्क मैडॉक को जॉन की सिचुएशन बताई, तो डर्क ने उनको अवेयर कर दिया। डर्क ने कहा, अगर जॉन अपसाइड डाउन है, इसका मतलब उसके पास सिर्फ 10 घंटों का वक्त है, के बाद उसके ऑर्गन्स फेल कर जाएंगे। हमारा दिल ग्रेविटी से वर्क होता है, मतलब ब्लड को ट्रैवल करने के लिए नीचे ग्रेविटी की मदद लगती है। ह्यूमन बॉडी सीधे खड़े होने के लिए बनी है, ना कि उल्टे।
उल्टे लटकने से जो ब्लड पंप होता है वो सीधा ब्रेन में जाके रुकेगा और पूरा ब्लड से भरकर उधर क्लॉट्स होना शुरू हो जाएंगे ब्रेन के नर्व्स में और लंग्स में भी। इससे सांस लेने में बड़ी तकलीफ हो सकती है। जहां जॉन अटका था ऑलरेडी एक क्लॉस्ट्रोफोबिक जगह थी, जहां धूल और ढंग से फ्रेश एयर भी उसको मिल नहीं पा रही थी और हार्ट को भी बड़ी प्रॉब्लम होती है ब्लड पंप करने में, जो कार्डियक अरेस्ट में भी तब्दील हो सकता है। और ऐसे ही कुछ सूजी ने भी नोटिस किया था। जॉन को फ्री करते वक्त उसके फर्स्ट आवर में जॉन के चेस्ट से कुछ रैटलिंग आवाज आ रही थी और ये क्लियर साइन था कि फ्लूइड्स मतलब ब्लड जॉन के लंग्स में बिल्डअप होना शुरू हो चुका था और जॉन ऑलरेडी एस्फिसिएट हो रहा था, मतलब एयर से डिप्राइव हो रहा था। और रेस्क्यू टीम ने डिसाइड किया कि हमारा गोल जॉन को जल्द से जल्द उस ऑकवर्ड पोजीशन से बाहर निकालने में होना चाहिए, क्योंकि उसके वहाँ अटकने से ज़्यादा उसके वहाँ उल्टे अटकने से उसको बहुत खतरा है। तो वो टीम इमीडिएटली काम पे लग गई। वो जल्दी से पुलिस और उसका सबका सिस्टम इंस्टॉल करना उन्होंने शुरू कर दिया था, लेकिन उन्हें बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था। रेस्क्यूअर्स को ये प्रॉब्लम हो रही थी जैसे जॉन उल्टा लटक गया था, उसके पैर भी उल्टे थे, वो पीछे बेंड बैक नहीं हो पा रहे थे हिप्स से। और ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी जो मैंने प्रीवियसली कहा था। जॉन ने अपने चेस्ट को अंदर लेकर थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश की थी जहाँ से वो रॉक निकल रहा था और इमीडिएटली उसके ही बाद जॉन का चेस्ट एक्सपांड हो गया था। तो वो रॉक का जो चिप था वो जॉन के चेस्ट में भी चुभ रहा था। एक मोस्ट और वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन थी जहाँ एक आदमी कभी फंस सकता है, जहाँ जॉन फंसा था। टीम ने जॉन को ऑलमोस्ट एलिविएट कर दिया था उस सिचुएशन से, लेकिन कुछ ही पलों में वो पुलिस सिस्टम फेल हो जाता है और जॉन फिर से सीधा जाके उस फिशर के गैप में अटक जाता है। जहां ओरिजिनली जॉन पहले अटका था वही फिर से अटक जाता है। इसी पॉइंट में जॉन बहुत टेंस और काम सिचुएशन में डील कर रहा था। उसका माइंड तो बहुत टेंस था, लेकिन फिजिकली उसको बहुत काम रहना पड़ रहा था। इसी में रेस्क्यूअर्स ने डिसाइड किया कि एक 2-वे फोन नीचे केव में जॉन के पास पहुंचाया जाए और उसकी बीवी और बच्चे से बात कराई जाए। तो कॉन्वर्जेशन ऑलमोस्ट टेंस था, लेकिन वो कॉन्वर्जेशन जॉन को काम करने में भी बहुत हेल्प करता है। और इसी वक्त में रेस्क्यूअर्स ने फिर से एक बार पुलिस सिस्टम इंस्टॉल कर लिया था। फाइनली 19 घंटों के बाद 19 आवर्स के बाद पुलिस सिस्टम बन के तैयार था, वो इंस्टॉल हो चुका था। तो उन्होंने जॉन के पैरों को उसे बांधकर फिर से 8 बंदों की टीम उस पुलिस सिस्टम को खींचने में लगी हुई थी। लेकिन ये सब जॉन के लिए बहुत बहुत एगनाइजिंग था। उसको बहुत दर्द हो रहा था कि कहीं उसके पैर ना टूट जाए ऐसे। तो बहुत सारे टाइम उन्हें रुक रुक के काम करना पड़ता था। बाद में एक होप जगी जब जॉन इतना ऊपर आ चुका था कि जहाँ से वो उसके पीछे जो उसको खींच रहा था रेस्क्यूअर उसे देख पाए। उस रेस्क्यूअर ने जब जॉन को देखा और बहुत टाइम के बाद सरफेस पे आने के बाद बताया कि जब जॉन ऊपर आया था तब उसका फेस लाल हो चुका था, उसकी आंखें पूरी की पूरी तरह लाल हो चुकी थी और उसके मुंह पे पूरी धूल लग गई थी। और रेस्क्यूअर ने ये भी बताया कि उसने जॉन से पूछा कि तुम अब कैसे हो। जॉन ने कहा इट सक्स, मैं अपसाइड डाउन हूँ, मेरे पैर बहुत बहुत दर्द कर रहे हैं। रेस्क्यूअर्स ने ये देखा कि हालांकि जॉन कंप्लेन कर रहा था लेकिन उसके फेस पे एक स्माइल भी थी। लेकिन 4th पुल में डिजास्टर स्ट्रक। जब उन्होंने 4th पुल किया, वो एक रेजिंग सिस्टम था जो जॉन को हेल्प कर रहा था ऊपर उठाने में। उसी में से एक गियर फेल हो जाता है और फिर से जॉन उसी ओरिजिनल स्पॉट में फिर से जाके फंस जाता है। टीम ने फिर से एग्जामिन किया कि क्या फेल हो गया था। उन्हें पता चला कि एक बोल्ट जो उन्होंने रॉक में ड्रिल किया था वो बाहर निकल चुका है और उसके आजू बाजू का रॉक भी क्रम्बल हो गया था। वही बोल्ट
फोर्स से जाकर लीड रेस्क्यूअर के मुंह पे जाके लगता है और उसे कुछ मिनटों के लिए वहीं पे ब्लैकआउट हो जाता है। और इससे भी बुरी बात, जॉन अभी अनरिस्पॉन्सिव हो चुका था। वो फिर से उसी क्रेवाइस में जाके अटक चुका था और जॉन बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था उसके क्लोजेस्ट रेस्क्यूअर को भी। अभी जॉन को मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत थी। इसी को मद्देनज़र रखते हुए जो सेकंड रेस्क्यूअर था लीड रेस्क्यूअर के पीछे, वो आगे आ जाता है और किसी तरह वो रोप सरका कर जॉन की वेस्ट के आजू बाजू फंसा देता है। लेकिन इससे वो खुद ही वहीं फंस जाता है क्योंकि वो और फर्दर जॉन के पैरों के पास चला गया था। वो अटकने के बाद बाकी के मेंबर्स उसे उस सिचुएशन से निकालने में बिजी हो जाते हैं, उस रेस्क्यूअर को। यही देखने के बाद जो थर्ड रेस्क्यूअर था वो अभी आगे आ जाता है। इसी प्रोसेस में उन रेस्क्यूअर्स को भी बहुत चोटें लग जाती हैं। तो थर्ड रेस्क्यूअर कुछ तो हो पाए करके जॉन के आजू बाजू के रॉक्स को ड्रिल करना शुरू कर देता है कि कुछ तो लूज हो कहाँ से, तो वो उसको बाहर निकाल पाए। फिर भी ये सब कुछ करके कुछ यूज नहीं आ रहा था। पूरी टीम थक चुकी थी लगातार काम करने से और जॉन अनरिस्पॉन्सिव था। वो बेयरली ब्रीथ भी कर रहा था कि उसको ये लगा कि उसे कार्डियक अरेस्ट हो गया है और ट्रेजिकली कोई कुछ नहीं कर सकता था। इसी सिचुएशन को देख के एमिली को, मतलब जॉन की वाइफ को, ऊपर इन्फॉर्म कर दिया जाता है। लेकिन जॉन तो जिंदा था लेकिन अनकॉन्शियस था। लेकिन एमिली को ये बात पच नहीं रही थी, तो फिर से जॉन के पास रेडियो को खिसकाया गया और जॉन को एमिली ने अपने लास्ट वर्ड्स बोले। एमिली ने जॉन से कहा, मुझे पता है तुम इतने देर से पुश कर रहे हो वहाँ से बाहर निकलने के लिए, वाई डोंट यू रेस्ट अ बिट, टेक अ ब्रेक एंड बाद में तुम और पुश कर सकते हो। ये पॉइंट पे कुछ ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया जा सकता था। इसी टाइम में रेस्क्यूअर्स एक वर्स्ट चीज भी सस्पेक्ट कर लेते हैं। वो सरफेस पे आने के बाद एक ब्रेव पैरामेडिक को नीचे जॉन के पास भेजा जाता है उसकी पल्स लेने के लिए उसके पैर से, और तभी पैरामेडिक ये कंफर्म कर देता है जो रेस्क्यूअर्स सस्पेक्ट कर रहे थे। 11:56 PM 25th of नवंबर जॉन जोन्स को ऑफिशियली डेड प्रोनाउंस कर दिया जाता है। 28 घंटे जॉन जोन्स वही उसी जगह अपसाइड डाउन अटका हुआ था। एमिली कंप्लीटली डिनाई कर देती है इस फैक्ट को कि जॉन ने अपना दम तोड़ दिया। वो बिल्कुल ही डिनाई कर रही थी कि एक छोटी सी गलती, इतनी छोटी सी गलती से उसके हस्बैंड की जान भी जा सकती है और कैसे पैरों से ली हुई पल्स ये तय कर सकती है कि वो आदमी जिंदा है या नहीं, बल्कि वो अपसाइड डाउन था। के रेस्क्यूअर्स एमिली को काम डाउन करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। कहते हैं कि उन्होंने हर एक वो चीज़ ट्राई कर ली है जो जॉन को उस सिचुएशन से बाहर लाने में हमारी हेल्प कर सकती थी, लेकिन वो नहीं ला पाए। रेस्क्यूअर्स ने ये तय किया कि जॉन की लाइफलेस बॉडी वो इससे बाहर निकालेंगे। ये पॉसिबल नहीं था कि एक लाइफलेस बॉडी को वहाँ से निकाल पाए जो ऐसे ट्विस्ट और टर्न्स में अटकी हो। तो इनफैक्ट उस बॉडी को होल इंटैक्ट बाहर नहीं निकाल सकते। रेस्क्यूअर्स के लिए भी बहुत डेंजरस था जॉन की लाइफलेस बॉडी को फिशर से बाहर निकालने के लिए। लोकल अथॉरिटीज़ और रेस्क्यूअर्स ने ये डिसाइड किया कि नटी पटी केव सिस्टम को वहीं पे जॉन की बॉडी के साथ कंक्रीट में दफन किया जाए और नटी पटी केव को भी कंक्रीट से सील किया जाए। और इसी डिसीजन को मद्देनजर रखते हुए जॉन की फैमिली ने भी इस डिसीजन को हाँ कर दिया था। जॉन की फैमिली के लिए उस केव के बाहर एक प्लाक यानी मेमोरियल स्टोन उस केव के बाहर लगाया गया है। इसके बाद जॉन की फैमिली से एक कमेंट आता है कि जॉन जोन्स एक पिता, एक हस्बैंड, एक बेटा, एक पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट विल बी रिमेम्बर्ड उसके एक डिलाइटफुल ह्यूमर, अच्छे नेचर और अच्छे दिल के लिए। आज तक जॉन जोन्स की बॉडी नटी पटी केव सिस्टम में दफन है। Okay, so thank you guys. This was the story of Nutty Putty Cave and how John Jones was stuck in there. आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो कुछ नहीं, एज यूजुअल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए
और प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में पड़े UPI ID को प्लीज़ इग्नोर मत कीजिए। कुछ भी 20, 40, 2 रुपीज़, 3 रुपीज़ विल वर्क। डोनेशन आपकी तरफ से मेरे लिए, मैं पूरा का पूरा डोनेशन अपनी गियर में लगाने वाला हूँ और कुछ नहीं। थैंक यू गाइस।